हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर डिवीजन में। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी मोस्ट वीवीआई प्रश्न बोले, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 6 नंबर पक्का कर देगा। यानी ये क्वेश्चन क्या है, F=R/2 आपके मतलब कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग चलेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को देखने के लिए आज हम लोग उत्तल दर्पण से सिद्ध करेंगे। हम पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में अवतल दर्पण से सिद्ध करा दिए हैं। आपको पूरे यूट्यूब में अवतल दर्पण से बहुत सारे प्रूफ मिल जाएगा, लेकिन उत्तल दर्पण से बहुत कम वीडियो मिलेगा। तो ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अंत तक मतलब इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण से सिद्ध करना है। यह आपका उत्तल दर्पण है, मान लेते हैं यह M है और ये आपका M' है। बिल्कुल, यह आपका उत्तल दर्पण है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये उत्तल दर्पण में ये जो P और ये जो आपको C नज़र आ रहा है, ये PC दोनों पॉइंट को मिलाकर के जो ये लाइन बनाया गया है, ये लाइन मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, इसी को हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये आपको मालूम है, हम आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिए हैं। ये आपका AB आपतित किरण है, जो दर्पण से टकराने के बाद मतलब कि परावर्तित हो जाती है। तो हम लोग इसको ज़बरदस्ती F पर मिलाते हैं, यानी F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, हम लोग ऐसा मानते हैं। बिल्कुल सर, ये F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। और ये जो CB जो है, ये दर्पण सतह पर अविलंब है। ये सारे बातों को आपको लिख देना है। और हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल 1 बनाया है और ये एंगल 2, ये आपका मतलब आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। बिल्कुल, आप ये बात मान करके चलिए। ये आपका एंगल 3 बनाया गया है, इसी तरीके से एंगल 4 बनाया गया, जिसका हम लोग यूज़ करेंगे किसको, प्रूफ को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आराम से इसको लिख लीजिए कि हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि माना MM' एक उत्तल दर्पण है, सॉरी, माना MM', क्या लिखेंगे, माना MM'। देखिए MM' क्या है, ये M और M' ये पूरा आपका क्या है, उत्तल दर्पण है। लिखिए उत्तल दर्पण है, ये बात आपको लिखना होगा यहाँ पे, उत्तल दर्पण है। बिल्कुल, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तथा आपका देखिए यहाँ पे ये जो P और C है, ये क्या है, आपका प्रधान अक्ष है। तो लिखेंगे तथा PC एक प्रधान अक्ष है, PC एक प्रधान अक्ष है। बिल्कुल, अक्ष है। और उसी के समांतर देखिए, उसी के समांतर पैरेलल क्या है, AB एक आपतित किरण है, जिसके समांतर क्या है मेरा, AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है। ये बात हम लोग लिख लेंगे, आपतित किरण है। बिल्कुल, अब हम लोग लिखेंगे कि CB दर्पण सतह पर अविलंब है। ये बात भी लिख देते हैं कि CB दर्पण सतह पर अविलंब है। बिल्कुल, यहाँ तक हम लोग ये चीज़ लिख लिए। अच्छे ढंग से ये आपको लिखना ज़रूरी है, तो हम आपको ये लिख करके दिखा दिए। अब आपको क्या करना है, प्रूफ में हम लोग चलेंगे, बिल्कुल प्रूफ में चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रूफ में, सबसे पहले जो प्रूफ देंगे, जो एविडेंस देंगे हम लोग, ये क्या देंगे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है AB एक क्या है, आपतित किरण है, जो आकर के दर्पण से टकराई है और ये फिर मतलब कि रिटर्न मतलब कि बाउंस बैक होकर के चली गई है। तो यहाँ पे जो बना है, ये मेरा एंगल 2 और ये एंगल 1, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या है मेरा, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, क्या लिखेंगे, परावर्तन के नियम से हम लोग लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से क्या लिखेंगे कि एंगल 1 जो है, ये एंगल 2 के बराबर है। बिल्कुल, ये पर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। बिल्कुल, अब देखिए ध्यान से कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, या एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, बात बराबर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 1 को 2 के बराबर कीजिए या 2 को 1 के बराबर कीजिए, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए। तो हम लोग इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से समझ सकते हैं। अगर आप करना चाहेंगे तो कर दीजिए। बिल्कुल, आप अगर करना चाहेंगे तो इसको आप 1 कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, आप इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अब देखिए यहाँ से हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम बोले कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, सम्मुख कोण है। कैसे सम्मुख कोण है, अगर मान लेते हैं कि ध्यान से देखिए, कोई आपका इस तरीके से
इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से जा रहा है और एक लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो कोण बना है ये दोनों यानी दो इंटरसेक्ट लाइन यानी दो प्रतिच्छेद रेखा बिल्कुल इस तरीके से बनेगा तो वहाँ पे 4 एंगल बनता है। 4 एंगल बनता है तो ये वाला कोण सम्मुख कोण होता है और ये आपस में बराबर होता है। बिल्कुल आराम से आपको ये बात समझ में आ गया होगा। बिल्कुल देखिए एक रेखा ये है बिल्कुल और एक रेखा ये है, ये रेखा। तो यहाँ पे जो एक रेखा मतलब ए बी है बिल्कुल और एक रेखा मेरा क्या है यहाँ पे ये जो मेरा आपको बी एफ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा आपस में बराबर होगा और ये सम्मुख कोण होगा। बिल्कुल क्या होगा? सम्मुख कोण। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्या लिखेंगे? एंगल 2 बराबर एंगल 3। एंगल 2 बराबर एंगल 3। बिल्कुल ये समीकरण 2 लिख देंगे और इसमें हम लोग लिख देंगे कि सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे? सम्मुख कोण। क्या लिख देंगे हम लोग? सम्मुख कोण। बिल्कुल सम्मुख कोण लिख दिए। अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अगर हम लोग लिख दे कि 2 बराबर 3 है तो 3 बराबर भी तो 2 लिख सकते हैं हम लोग। हम अगर इसको हम 3 को आगे कर दे कोई दिक्कत, ये 2 को पीछे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम आपके प्रूफ को आपको बेहतर ढंग से समझने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जब 1 को 2 के बराबर कर रहे हैं और फिर हम 3 को 2 के बराबर कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट 1 और 3 को बराबर ले सकते हैं क्योंकि 2 2 आपका बराबर है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे 1 और 3 भी आपस में बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो अब ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हम बोल देंगे 1 और 3 बराबर है। आपके हिसाब से अगर आपको समझने के लिए बोले कि 2 2 कट गया, समझ लीजिए कि 1 और 3 आपस में बराबर हो गया। ये आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग एंगल 3 एंगल 2 के बराबर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखिए ध्यान से कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल 1 जो है यहाँ पे, ये जो एंगल 1 है ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है, ये भी आपस में बराबर होगा। क्या होगा? एंगल 1 और एंगल 4 क्या होगा? आपस में बराबर होगा। उसको हम लोग बाद में मानेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से मानते हैं। क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या कहेंगे हम लोग कि देखिए 1 2 के बराबर है और फिर 3 2 के बराबर है तो 1 और 3 भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से क्या बोलेंगे? 1 और 3 भी आपस में बराबर होगा और इसको समीकरण नंबर 3 कह देंगे। इसको हम लोग क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 3 कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। बिल्कुल यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर ले और अच्छे ढंग से इसको अरेंज करके हम लोग एक साइड में लिख दे अच्छे से तो और अच्छा हो जाएगा। इसको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे और अच्छा हो जाएगा। इसको भी हम लोग अच्छे ढंग से अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल इसको भी हम लोग अच्छे ढंग से यहाँ पे अरेंज करके लिख लेते हैं। बिल्कुल सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग सम्मुख कोण कौन था? सम्मुख कोण ये था। सम्मुख कोण यहाँ पे था ये। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे दूसरे में। अब दूसरा पार्ट में इसका चलेंगे समझने के लिए। अब आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 को बराबर करेंगे। देखिए आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। जब 2 पैरेलल लाइन होता है तो एक रेखा अगर इस तरीके से जाता है इसको हम लोग तिर्यक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इस लाइन के यहाँ पे जो कोण बने यानी वो वाला लाइन क्या बोलेंगे? ए और ये लाइन बोलेंगे बी। देखिए लाइन ए और बी को देखिए, ए और बी यानी ए के जिस साइड पे जिस पोजीशन पे एंगल बना है और बी के जिस साइड पर मतलब कि एक ही साइड पर उसी पोजीशन पर एक एंगल और बना है तो ये हम बोलेंगे, अगर मान लेते हैं एंगल बी और ये बोलेंगे एंगल ए, तो देखिएगा ये दोनों एक दूसरे का संगत है। इसी तरीके से यहाँ वाला एंगल जो है इस वाले साइड के मतलब कि ये संगत कोण होगा यानी ये वाला एंगल इसका संगत है। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल इस लाइन के नीचे बना है तो इस लाइन के जो नीचे बनेगा ये वाला एंगल ये भी एक दूसरे का क्या होगा? संगत कोण होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल जो है पहले लाइन के नीचे बना है, पहले लाइन के नीचे यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला कोण और ये वाला कोण संगत कोण होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे एक रेखा है बिल्कुल और यहाँ पे एक रेखा इधर है, दोनों पैरेलल है एक दूसरे के पैरेलल है। और इसी तरीके से ये जो सी बी दर्पण सतह पर अभिलंब है ये आपका तिर्यक रेखा है। मान लेते ऐसे बिल्कुल ऐसे गया है,
ऐसे किया है, और ये आपका तिर्यक रेखा इस तरीके से है। यहाँ पे आपका यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंगल 1 बना है, और बिल्कुल सर, और यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, आपका संगत कोण हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग आराम से इसको संगत कोण के हिसाब से बराबर कर सकते हैं। आपको हम अच्छे ढंग से समझा दिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से समझा दिए। तो हम लोग बोलेंगे कि चूंकि एंगल 1 बराबर एंगल 4, कैसे बोलेंगे, संगत कोण। क्या है ये, संगत कोण, संगत कोण से बराबर है। और ये हम लोग क्लास 8 में 9 में पढ़ लिए हैं संगत कोण। इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 कर देते हैं। समीकरण नंबर 4 देखिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 में देखिए, एक 3 के बराबर है और एक फिर 4 के बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि एक जब 3 के बराबर है, एक जब 4 के बराबर है, यानी देखिए एक एक कट गया तो 3 और 4 आपस में बराबर हो गया। तो एंगल बोल देंगे एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण नंबर 5। आसानी से हमको समझ में आ गया। एक काम करते हैं, इसको एक तरफ लिख देते हैं, इसको एक तरफ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको इसी तरफ लिख देते हैं ला करके, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे मेरा ये समीकरण नंबर 5 आ गया। समीकरण नंबर 5 से क्या बोल रहा है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। जब देखिए एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर है तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा होगा आपको, यहाँ पे एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, एक त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा होगा इस तरीके से, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम क्या है, BCF। क्या नाम है, BCF। ये जो त्रिभुज बन रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 5 से, लिखेंगे समीकरण 5 से त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात हम लोग लिख देंगे। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो कोण बराबर होता है। मान ली ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, तो इसकी सम्मुख भुजा ये होगी और इसकी सम्मुख भुजा ये होगी। मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम C है। देखिए एंगल B जब एंगल C के बराबर है तभी ना ये समद्विबाहु त्रिभुज बना है, बिल्कुल। अब इसके सामने वाली भुजा कौन है, AC, तो AC लिख देंगे। और इसकी सामने वाली भुजा कौन है, AB, तो लिख देंगे AB। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी बोलता है हमको। इस लाइन से हम लोग यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आराम से इसको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे कि इसी समद्विबाहु त्रिभुज में फिर हमको देखेंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में बराबर था। कौन था, एंगल 3 और एंगल 4। तो देखिए एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 का सम्मुख भुजा ये वाला है, ये लाइन है, और एंगल 4 का सम्मुख भुजा कौन है, ये है। तो हम लोग लिखेंगे कि एंगल 4 और एंगल 3 का सम्मुख भुजा कौन मिल गया, ये वाला सम्मुख भुजा, और कौन, ये वाला सम्मुख भुजा। लिखेंगे BF बराबर CF, लिख देंगे क्या, हम लोग लिख देंगे BF बराबर CF। क्या लिख देंगे, BF बराबर CF। बिल्कुल सर, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं BF बराबर CF, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं और एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। बिल्कुल यहाँ से हम लोग लिख लिए, इसलिए BF बराबर CF, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आसानी से लिखेंगे कि यदि B बिंदु P के निकट हो, यदि B बिंदु P के काफ़ी निकट हो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से हम आपको दिखा देते हैं। यदि B बिंदु P के काफ़ी निकट हो, ये B बिंदु P के करीब आ जाए, तो BF जो है, ये BF P के करीब आते आते एक समय ऐसा आ जाएगा कि BF नहीं होगा, ये PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BF बराबर PF। तो हम लोग इसको समीकरण नंबर क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर 6 कर लेते हैं। इसको लिख देंगे, यदि B बिंदु P के काफ़ी निकट हो, क्या हो, काफ़ी निकट हो, और निकट होता भी है क्योंकि दर्पण का द्वारक मतलब बहुत कम होता है, तो इसलिए मतलब बहुत छोटा होता है। तो ये हम लोग लिखेंगे कि यदि B बिंदु P के काफ़ी निकट हो, तो हम लोग लिख लेंगे कि B बिंदु P के काफ़ी निकट हो तो क्या हो जाएगा कि BF और PF दोनों बराबर हो जाएगा। BF देखिए, ये BF है और ये PF है, दोनों ही एक ही चीज़ आ जाएगा। यानी हम लोग लिख देंगे तब कि BF बराबर क्या हो जाएगा, मेरा PF हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग ये समीकरण नंबर
7 कर देंगे, इसको आराम से कर सकते हैं। अब देखिए ये बी एफ बराबर पी एफ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी एफ को हटा करके हम यहाँ पे पी एफ बैठाएंगे और पी एफ बराबर सी एफ ले लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे सर, इसी से तो मेरा मतलब बनना चाहिए। बिल्कुल देखिए बी एफ का कोई नाम नहीं है, लेकिन पी एफ का कोई नाम है। बिल्कुल बी एफ का कोई नाम नहीं है, पी एफ का मेरा नाम है। देखिए बी एफ का कोई नाम नहीं है, पी एफ का कैसे नाम है, पी से एफ के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल एफ। यानी बी से एफ की दूरी को हम लोग कुछ नहीं कहते, कोई नाम नहीं है, बी एफ का कोई नाम नहीं है, लेकिन पी एफ का नाम है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि समीकरण 6 और 7 से लिख देंगे। समीकरण 6 और 7 से, 6 और 7 से, 7 से क्या कर देंगे हम लोग कह देंगे कि बी एफ को हटा करके हम लोग पी एफ लिख देंगे। तो लिख देंगे डायरेक्ट पी एफ बराबर सी एफ। बिल्कुल सर, सी एफ लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे पी एफ बराबर सी एफ लिख दिए। अब हम लोग पी एफ यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल एफ बोलते हैं, यहाँ तक ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन सी एफ को कुछ नहीं कहते, सी एफ का कोई नाम नहीं है। तो सी एफ का कोई नाम नहीं है, तो देखिए ध्यान से, ये पूरी लाइन आपका यहाँ से ये पी है, ये बीच में आपका एफ पड़ता है और ये आपका सी है। तो आपको ये सी एफ लेना है। बिल्कुल अगर हम बोले कि पूरे पीसी में अगर आप पी एफ घटा दे तो आपका सी एफ आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये क्या था आपका, ये आपका क्या था, ये आपका पी था, ये आपका पी था, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। बिल्कुल सर, अगर हम बोले कि आपको चाहिए क्या, सी एफ, सिर्फ और सिर्फ सी एफ चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका पी सी है। बिल्कुल पूरे पीसी में हम क्या कर दिए, पी एफ घटा दिए, पी एफ घटा दिए तो क्या आया आपका, सी एफ आया। तो यानी हम लोग लिखेंगे पी एफ के लिए पी एफ ही लिख देंगे, ये इसका मान आता है। सी एफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, सी एफ के लिए लिखेंगे हम लोग पूरे पीसी में पीसी माइनस क्या कर देंगे हम लोग, पी एफ कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे, पी एफ कर देंगे, पी एफ को माइनस कर देंगे तो मेरा सी एफ बचेगा। बिल्कुल सर, पी एफ को हम लोग माइनस कर देंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, पी एफ को हम लोग माइनस कर दिए। अब देखिए ध्यान से कि इधर पी एफ माइनस में है तो इधर आएगा, तो पी एफ इधर आकर के प्लस में आ जाएगा, पी एफ आ गया और ये बराबर पी सी आ गया आपका। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। पी एफ क्या हो गया, 2pf हो गया, 2pf आ गया आपका और ये आपका पीसी। बिल्कुल ये आपका पीसी, यहाँ से आपका कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको और अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और रुकिए, इसको अच्छे से करना है, यहाँ तक आप इसको अरेंज कर लीजिए पहले, फिर लिखने में मतलब कि अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ तक मेरा क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2pf और ये बराबर पीसी, तो अब हम लोग इसका मान को पुट करते हैं और ये मेरा आंसर मेरा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये आपका पी से एफ की डिस्टेंस को स्मॉल एफ बोलते हैं, लिख देंगे स्मॉल एफ। तो टू रहेगा, पी एफ की जगह में स्मॉल एफ। पीसी, यहाँ से पीसी, ये पूरे दूरी मतलब पीसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। तो आर बराबर 2f आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। आपको प्रूफ क्या करना चाहिए था, आपको आर बराबर 2f प्रूफ करना था। आर बराबर 2f आ गया। इसी को अगर आपको प्रूफ करना है कि f को अकेले रखना है, रख दीजिए और इस 2 को उधर भेज देना है, तो r/2 यहाँ तक। यहाँ भी ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। आपको जैसा क्वेश्चन बोलेगा आपको वैसा प्रूफ कर देना है। बिल्कुल आसानी से ये प्रूफ हो गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।